बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ऑफ 1937। ये पाकिस्तान स्टडी का क्वेश्चन है और सीएसएस पीएमएस और इसके अलावा जो एलएलबी पार्ट 2 का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगर आप एलएलबी पार्ट 2 देखें पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है पास्ट पेपर, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन 3 से 4 मरतबा रिपीट हुआ है और पूछा जाता है कि जी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का क्या इम्पैक्ट है और इसका क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तान बनने से। पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है, जो हमने कोशिश की थी पाकिस्तान बनाने के लिए, जो हमारी एक जदोजहद है, उस जो तारीख़ है उसके अंदर इस इवेंट का, ये कांग्रेस की जो हुकूमत थी, जो बाद नज़र में हमारी एक यानी कि हमारी एक अगेंस्ट पार्टी थी, हमारी ये मुखालफिन थे। मुस्लिम लीग वो जमात थी जिसने पाकिस्तान बनाया और उसकी जो एक मुखालफिन जमातें थीं उसमें नंबर 1 जो थी वो कांग्रेस थी। तो कांग्रेस ने 1937 के अंदर हुकूमत बनाई और उस हुकूमत बनाने की वजह से हमें पाकिस्तान मिला। ये कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो आपने इसके अंदर क्या लिखना है, किस तरह इसको लेके चलना है, इसकी हेडिंग्स क्या होंगी। मैं जो भी कोई वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, तो उसकी 2 मकासद होते हैं। एक मकसद तो ये होता है कि आपको मटेरियल मिले पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको हेडिंग्स का पता चले कि आपने कौन सी हेडिंग्स इस्तेमाल करनी है और उनके अंदर क्या लिख के चलना है, और साथ साथ में आपको गाइड भी करना होता है, इन्फॉर्म भी करना होता है इस इवेंट के मुतालिक। चलें आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें दोस्तों। अगर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देखें ना, तो पाकिस्तान की असल जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है 1857 से, वार ऑफ इंडिपेंडेंस से। वहाँ से लेकर 1940 एंड उसके बाद 1947 तक ये जो पीरियड है तकरीबन जो है हमारा बनता है 70 से 80 साल का। इसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो हमारी सियासी डेवलपमेंट है, जो हमारी सियासी तारीख़ है, वो शुरू होती है 1905 से, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है। उसके बाद फिर हम यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चल के हमने एक अपनी जमात बनाई मुसलमानों ने, जिनको एक अलग मुल्क चाहिए होता, मुस्लिम लीग बनाई। मुस्लिम लीग के बाद फिर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और बहुत सारे नए नए जो आइन बनाए जाते हैं ब्रिटिश ने, उसमें फिर हमारी बातों का ख्याल रखा जाता है। तो इस तरह कर करके फिर यानी 47 के अंदर हमें बिलाकर अपना मुल्क पाकिस्तान मिल ही जाता है। 1937 का जो इवेंट है, कांग्रेस मिनिस्ट्री इन्होंने 2 साल की हुकूमत की थी, तो इसका भी एक अहम रोल है। और उस वक्त यूनाइटेड इंडिया था। मैं आपको बताता चलूँ, 1937 में पाकिस्तान और इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एक पूरा भारत था, हिंदुस्तान ही था, बड़े सगीर इसको बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट। तो वहाँ पे जनाब कांग्रेस ने हुकूमत की, और जब कांग्रेस की हुकूमत 2 साल को ख़त्म हुई तो उसके बाद ये हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था, हमारी जो कोशिश थी कि हमें एक नया मुल्क चाहिए, वो मज़ीद पुख्ता हो गया। वो मज़ीद हम यानी और मज़ीद क्लियर हो गए, क्रिस्टल क्लियर हो गए कि भाई अब तो हमें नया मुल्क चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ने 2 साल की जो हुकूमत की थी ना हमारे ऊपर, उससे हमें क्लियर हो गया कि भाईजान, इससे पहले क्योंकि ब्रिटिश हम पे हुकूमत कर रहे थे और 1937 को कांग्रेस ने हुकूमत बनाई। जब उन्होंने हमारे साथ 2 साल यानी कि हम पे हुकूमत की पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, यूनाइटेड के, उसके बाद फिर हम इस कंक्लूजन के पहुँचे कि भाई साहब देख लें, ना ये ब्रिटिश गोरे लोग और ना ही ये कांग्रेस वाले, ये दोनों हमारे लिए नहीं है। ये सिर्फ अपना सोच रहे हैं, हमारा कोई सोचता ही नहीं है। हम जो मुसलमान हैं सब कॉन्टिनेंट के, इनको तो भाई अब एक अलग मुल्क, अलग देश चाहिए। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री का पाकिस्तान के बनने के अंदर एक बहुत बड़ा अहम रोल है। अगर कांग्रेस की हुकूमत ना बनती तो शायद हमें कभी अपना मुल्क भी ना मिलता, या हालात कुछ तब्दील होते, या हमें अगर अपना मुल्क मिलता भी तो शायद 47 में नहीं, या उसके बाद मिलता। लेकिन 37 के बाद हम मज़ीद तेज़ हो गए, हमने अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी और हमने दिन रात एक की, हमने स्ट्रगल की, हमने पॉलिटिकल जो है ना मीटिंग्स शुरू की, लोगों को कन्विंस किया, हम अंग्रेज़ों से भी मिलते रहे, हमने कांग्रेस वालों को भी समझाया कि भाई साहब देख लें, अब हमें अपना नया मुल्क चाहिए, बहुत हो गया। तो ये आखिर जो 2 साल गुजरे थे कांग्रेस के, इसमें हुआ क्या था ये मैं आपको बताऊंगा। और एक्चुअली यही सवाल है और यही क्वेश्चन घुमा फिरा के मुख्तलिफ अल्फाजों में पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों? आपसे ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने 1937 से लेकर 1939 तक कैसी हुकूमत की, ये भी सवाल हो सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर कांग्रेस की मिनिस्ट्री का हमारे पाकिस्तान बनने से कैसा क्या ताल्लुक़ है।
या अब ऐसा करें कि इनके 2 साल की जो हुकूमत थी उससे हमें पाकिस्तान बनने में क्या मदद मिली। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। मैं आपको एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट एंगल बता रहा हूँ कि किस तरह पूछा जा सकता है, लेकिन असल मकसद सिर्फ यही है। हम जब भी पाकिस्तान अफेयर या स्टडी के कोई टॉपिक्स पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो हमेशा जहन में रखा करें, एक क्वेश्चन हमेशा रखा करें, ये जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, चाहे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, शिमला डेपुटेशन हो, या लखनऊ पैक्ट हो, या दिल्ली प्रपोजल्स हों, कुछ भी हो, या जिन्ना के 14 पॉइंट्स हों, या और भी चीज़ें हों, या साइमन कमीशन हो, या क्रिप्स मिशन हो, आपने जहन में सिर्फ एक ही सवाल रखना है, यार ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की पढ़ने से हमें किससे पता चले कि हमें, यानी कि इससे पाकिस्तान बनने में हमारी क्या मदद मिली। तो ये हमेशा याद रखा करें। तो इस तरह ये कांग्रेस मिनिस्ट्री का जब आप क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपने ये जहन में रखना है कि यार ये मुझे क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये इसलिए पढ़ाया जाता है बच्चे कि इससे पढ़ के आपको अंदाज़ा होगा कि हमें मुल्क मिलने, यानी कि पाकिस्तान बनने में क्या, यानी कि इस इवेंट का किरदार है। सो आपको हमेशा वो ही टॉपिक पढ़ाए जाते हैं बुक के अंदर जिससे कहीं ना कहीं मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने के अंदर एक मदद मिली, या उस इवेंट की वजह से पाकिस्तान के लिए एक राह हमवार हुई और हमें आसानी से पाकिस्तान मिल गया। ठीक है दोस्तों, सो ये था इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको ज़रा डिटेल में डील करते हैं। सबसे पहले कि ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ क्या था, इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखा करें, 1935 के अंदर अब होता क्या, अब एक स्टोरी है, एक कहानी है, अब वो आपने सिर्फ गौर से सुनना है। अगर आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं तो काइंडली जो है ना बाकी सारी चीज़ें आंखें बंद करके बैठ जाएं। अब आपको एक मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको पता है जब ये यूनाइटेड इंडिया था, सब कॉन्टिनेंट था, बड़े सग़ीर था, तो यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे एक ही कंट्री थे, सारा मिक्स थे। हम मुसलमान, हिंदू सब आपस में रहते थे। तो हमारे ऊपर किसकी हुकूमत थी? ब्रिटिश राज की, अंग्रेज़ों की, जो यूके से आए थे, जो इंग्लैंड से आए थे। तो उन्होंने क्या किया कि अब वो ना दिन बदन हमारे ऊपर कंट्रोल करते थे, लेकिन फिर वो हमारे ऊपर एक नए नए कवानीन को भी इम्प्लीमेंट करते थे। कभी कौन सा कानून लेके आए, कभी कौन सा लेके आए। सो 1935 के अंदर उन्होंने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हमें आइन दिया। जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना दोस्तों 73 का, 1973 का, बिल्कुल इसी तरीके से ब्रिटिश राज ने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया 1935 का। और अब उन्होंने कहा कि देखो यार, अब ब्रिटिश राज इंडियंस को बोलता है। इंडियंस से मुराद मुसलमान और हिंदू दोनों, इंडियंस का मुराद वो लोग जो इंडिया के अंदर रहते थे, क्योंकि उस वक्त हम भी इंडियंस कहलाए जाते थे। जो मुसलमान लोग हैं, पाकिस्तान के लोग, उनको भी इंडियंस कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि यार इंडियंस, अब बहुत हो गया यार, अब हम थक चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि ये मुल्क आप लोगों के हवाले किया जाए। हमने बहुत हुकूमत की, हमने जो लूटना था लूट चुके हैं, अब ये आपके हवाले। तो बाज़ार उन्होंने फिर हमारे लिए एक आइन बनाया 1935 का, और उस आइन के बाद फिर उन्होंने हमारे लिए इलेक्शन करवाए। और जनाब इसी तरीके से 1937 के अंदर पूरे यूनाइटेड इंडिया के अंदर, बड़े सग़ीर के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं। और ये कौन कराता है? ब्रिटिश राज। और इसमें अब कौन कौन सी पार्टीज़ कंटेस्ट करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं? जिस तरह हमारे यहाँ पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग, एमकेएम, जमात इस्लामी, ये कंटेस्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ थी, लेकिन उनमें दो नुमायाँ ऊपर थी, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग वो कौन सी थी? मुस्लिम लीग थी जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, हमारे दूसरे लोग थे जिनकी ख्वाहिश थी कि भाई किसी तरीके से अपना एक नया मुल्क बनाया जाए मुसलमानों के लिए, जहाँ पे वो इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुजारें, जिनको वहाँ पे कोई डिस्टर्ब या तंग ना करे। ठीक है। और एक जमात थी कांग्रेस की। अब कांग्रेस कह रही थी कि नहीं जी, अलग मुल्क नहीं बनना चाहिए, सब मिलके रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम चाहते थे कि इस देश को 2 हिस्सों में डिवाइड करो। वो कहते थे नहीं, आप इसको डिवाइड ना करें। लेकिन कांग्रेस ज़्यादातर जो थी ना, उसके अंदर जो ज़्यादातर हिंदू लोग थे, और उनका जो एक्सट्रीम हिंदू, मैं कहूँगा, हिंदू नहीं कहूँगा, सिर्फ एक्सट्रीम हिंदू जो लोग थे, जो हिंदुत्व कॉन्सेप्ट है, वो लोग थे। और वो चाहते थे कि नहीं जी, ये तो देश हमारा सिर्फ हिंदुओं का है, यहाँ पे मुसलमानों की क्या जगह है। तो ये इस तरह का मामला चल रहा था। बाज़ार इलेक्शन होता है तो होता क्या है दोस्तों, इलेक्शन में कांग्रेस जीत जाती है। तकरीबन जो 8 सूबे होते हैं उस वक्त, 8 सूबों के अंदर कांग्रेस ने हुकूमत बनाई होती है, बाकी 3 सूबे होते हैं। टोटल 11 सूबे थे उस वक्त पूरे यूनाइटेड किंगडम के, यूनाइटेड इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ये मैं 1937 की बात कर रहा हूँ, आज से तकरीबन 100 साल पहले या 90 साल पहले की बात कह रहा हूँ। तो कांग्रेस जनाब 8 सूबों के अंदर तो वो सिंगल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाती है।
जिस तरह पंजाब में मेजॉरिटी के अंदर आपको पता है पीटीआई है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, इस तरह तो 8 सूबों के अंदर तो कांग्रेस वाले बैठ जाते हैं। बाकी 3 सूबों के अंदर ना वो दूसरी पार्टीज़ के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाती है। मतलब वहाँ पे वो मेजॉरिटी में नहीं जीतती। अब इसमें ये होगा कि कांग्रेस तो मतलब नंबर 1 पार्टी बन के आ गई, उभर के आ गई, और अब मुस्लिम लीग वालों को इतनी कोई अच्छी सीटें नहीं मिली। इसकी एक वजह है को लोग पूछते हैं कि भाई कांग्रेस क्यों जीती और मुस्लिम लीग वाले क्यों नहीं जीते, जो हमारे मुस्लिम लोग थे। उसकी वजह ये कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, उसके अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग थे, सेकुलर माइंड के, ने जवाहरलाल नेहरू के, और पैसा भी बहुत था, और आपको पता है, और उसमें बड़े बड़े लोग थे। क्योंकि मुस्लिम लीग तो बाद में बनी, कांग्रेस तो 1885 में जाके बनी थी, और अब मुस्लिम लीग तो बनी 1913 और 14-15 में जाके बनी थी। तो इसीलिए देखा जाए तो कांग्रेस जो थी ना 15-20 साल बड़ी थी हमारी इससे अपना मुस्लिम लीग से। तो इसलिए एक तो ये वेल ऑर्गेनाइज थी, इनके पास पैसा बहुत था, ये अमीर पार्टी थी, तो इनका असर रसूख भी बहुत था, इनकी जो इलेक्शन कैंपेन भी बहुत यानी कि ज़बरदस्त थी, लोगों को मैनेज करना ये वगैरह सारा कुछ बेहतर आता था। इनका जो एक सिस्टम था, अब कहते हैं ना इंतज़ामी ढांचा, वो बड़ा बेहतर था। लेकिन मुस्लिम लीग जारी बात है, मुसलमान लोग कुछ ही लोग पढ़े लिखे और अमीर थे, बाकी बस ठीक थे। लेकिन हमारी जो जज्बा था, हमारे जो इमोशंस थे, हमारी जो फीलिंग्स थी, वो किसी से कम नहीं थी। सो इसलिए कांग्रेस जीत गई। अब इसी तरीके से जनाब कांग्रेस ने हुकूमत बनाई, और अब देखें ब्रिटिश राज वाले ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन करा के कांग्रेस को कहा चल भाई तू हुकूमत बना, क्योंकि तू जीत चुका है। अब 1937 का साल है वो, और कांग्रेस ने हुकूमत बना ली। तो वो कांग्रेस ने जो हुकूमत बनाई उसको नाम दिया कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, और तकरीबन 2 साल तक इनकी हुकूमत चली। और 2 साल के बाद ये क्यों चले गए वो भी एक अलग चीज़ है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री का मतलब ये है कि 1937 के अंदर जो इलेक्शन कराए गए थे, किसने इलेक्शन कराए थे? ब्रिटिश राज ने कराए थे। तो उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन कांग्रेस जीत गई, और कांग्रेस में 8 सूबों में तो उसने अपनी सिंगल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाई, और 3 के भी अंदर कोalition गवर्नमेंट के अंदर बनाई। तो देखा जाए तो तकरीबन 11 के 11 सूबों के अंदर किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। तो 2 साल जो कांग्रेस ने हुकूमत की इंडिया के ऊपर, उसको नाम दिया जाता है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि हाउ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पे द वे टू द मुस्लिम होमलैंड। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने किस तरह एक आपको मौका दिया, आपको एक अलग मुस्लिम्स के लिए होमलैंड बनाने का। उसके कुछ रीज़न्स थे, अब मैं आपको बताऊं वो कौन सी रीज़न्स थे, कौन सी वजूहात थे, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्री का जो पीरियड था 2 साल, वो उसने हमें मौका दिया कि हमें एक नया मुल्क चाहिए। सबसे पहले नंबर वन ये कि कांग्रेस ने जब हुकूमत बनाई, तो वैसे तो कांग्रेस खुद को ना बड़ा लिबरल और सेकुलर पार्टी कहलाती है कि जी हम लिबरल हैं, सेकुलर हैं, हमारा किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हमारे लिए सब एक हैं। लेकिन ज़्यादातर उसके अंदर जो लोग थे वो हिंदू नेशनलिस्ट हिंदू नेशनल से मुराद जो इंतहा पसंद थे, जो जनूनियत थे, जो चाहते थे कि नहीं जी बस हिंदू हैं अच्छे, बाकी कोई अच्छा नहीं है। मैं ये एक्सट्रीम हिंदू की बात कर रहा हूँ, मैं आम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे हिंदू लोग अच्छे भी हैं, ऐसी बात भी नहीं, लेकिन उस वक्त जो कांग्रेस के अंदर जो हिंदू थे, कुछ वो नेशनल्स थे, एक्सट्रीम किस्म के थे। वो अपने सिवा किसी को इंसान ही नहीं समझते थे। वो चाहते थे कि भारत के अंदर सिर्फ हिंदू रह सकते हैं। जबकि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो सेकुलर थे, वो चाहते थे कि नहीं जी यहाँ पे मुसलमान भी हो सकते हैं, मुसलमानों को भी रहना चाहिए। देखें कांग्रेस के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी तो थे ना, इतने बड़े स्कॉलर थे जिन्होंने इतनी बड़ी अखबारात निकाले, बड़ी बुक्स लिखी, बड़े स्कॉलर थे, बड़ी अच्छी तकारीर करते थे, वो भी तो कांग्रेस का हिस्सा थे ना। सो कांग्रेस वैसे तो बज़ाहिर सेकुलर लगती थी, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो हिंदू नेशनलिस्ट, ये जो इंतहा पसंद लोग थे ना, इनका ज़्यादा जो ना कंट्रोल था। तो हुआ तो यूँ कि जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने ज़्यादातर जो हिंदू आइडियोलॉजी है ना उसको प्रोमोट करना शुरू किया। भाई एक तरफ आप कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, लिबरल हैं, हमारा किसी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ऊपर से आप जो हिंदू आइडियोलॉजी है उसको पूरे मुल्क के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, सारी एनर्जी लगा रहे हैं। इवन कि जो मुसलमान हैं उनको भी तंग करेंगे, तुम भी जो है हिंदी आइडियोलॉजी को ना एक्सेप्ट करो, मतलब इन इनडायरेक्ट वे।
دیکھا جائے تو کانگریس منسٹری میں زیادہ تر جو اثر رسوخ تھا وہ ہندو نیشنلسٹ کا زیادہ تھا، انتہا پسند کا زیادہ تھا۔ تو پہلا فیکٹر یہ کہ ہمیں جب کانگریس نے حکومت بنائی تو ہمیں سمجھ لگ گئی کہ بھائی اس کے اندر تو ہندو نیشنلسٹ لوگ بہت ہیں، اس کے اندر تو بڑے انتہا پسند کے لوگ ہیں جو ہندوز کے علاوہ باقی کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، لیفٹ ہی نہیں کراتے، ان کہتے ہیں ان کو کوئی نکالو، ان کا ہندوستان میں کوئی رہے نہیں، جبکہ ہندوستان میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے مسلمان بھی رہ رہے تھے۔ یہ معاملہ تھا۔ تو پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ جب کانگریس کا یہ حکومت آئی تو وہ ایکچولی جو ہندوتا کا کانسیپٹ ہے، ہندوتا کا کانسیپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صرف جو ہندو لوگ ہیں یا ہندو مذہب ہیں وہی سپریم ہے، باقی سب جو ہے نا وہ مطلب اتنے سپیریئر نہیں ہیں، وہ بس عام سے لوگ ہیں یا ایسے۔ تو پہلا تو فیکٹر یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا، جب ان کی حکومت آئی نا تو انہوں نے مسلمانوں کی جو آئیڈیالوجی اور کلچر ہے ان کو ڈسٹارٹ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ہندو مائنڈ جو ان کے تعلیمی ادارے تھے ان کے اندر جو ہندو کانسیپٹ تھا، ہندو جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو پروموٹ کیا۔ مسلمانوں کو فورس کرتے تھے کہ جی یہ جو انڈین 3 کلرڈ فلیگ ہے ترنگا، اس کو سلام کریں۔ اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے جو رائٹس تھے، کلچرل رائٹ، پولیٹیکل رائٹ، یار وہ سیاست کریں، وہ آزادی سے گھومیں پھریں، عبادات کریں، وہ نہیں دی جاتی تھیں، ان کو تنگ کرنا شروع کیا۔ کس نے؟ کانگریس منسٹریز نے۔ اس کے علاوہ ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کو اتنا چھوٹا کر دیا جائے، یہ بالکل ایک چھوٹا سا گروپ بن کے رہ جائے، ان کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے، اور ساتھ ساتھ میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، مثلا کہ یہ مسلمانوں کو جو پولیٹیکل رائٹس ملتے ہیں، الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا ان کو رائٹ ہے، بھائی ان کے معاملے حل کرو، ان کو بجلی پانی دو، ان کے جو مسائل حل کرو، اس میں بھی یہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے۔ کانگریس منسٹری ایکچولی اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ بھائی کسی طریقے سے مسلمانوں کو سائیڈ لائن کرو، اور صرف ہندوز جو ہیں انتہا پسند ہندوز، وہ چاہتے تھے کہ صرف جو ہندو آئیڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ تو یہ ایک فیکٹر تھا جو میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا۔ اب اس کو میں مزید جو ہے نا ایلوبریٹ کرتا ہوں مختلف پوائنٹس کے اندر۔ اچھا جی، اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی حکومت آتی ہے تو وندے ماترم یا بندے ماترم بھی جس کو بولتے ہیں، یہ ایک ہندو نیشنلسٹ سانگ تھا۔ یہ ایک ایکچولی ہے تو بنگالی کے اندر ایک پوئم تھی جس کے اندر صرف اور صرف جو ہندو مذہب ہے اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، ہندو مذہب کی تاریخ بہت ہے۔ تو جناب جو مسلمانوں کے بچے اس زمانے میں پڑھتے تھے نا، ان کو کہتے تھے کہ آپ یہ پڑھا کریں، آپ وندے ماترم پڑھیں، وندے ماترم کچھ بھی، کہیں وندے ماترم بولتے ہیں کہیں پہ وندے ماترم، اس کو آپ پڑھا کریں۔ تو ایکچولی وہ مسلمان بچوں کو فورس کرتے تھے، اگر آپ نے ہمارے اسکولس کے اندر پڑھنا ہے، کالجز کے اندر پڑھنا ہے، تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اس کو کہنا ہے۔ تو اس سے ایک یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے بچوں کو، جو مسلمان بچے تھے، وہ ان کا مائنڈ واش کرنا چاہتے تھے، اور ان کو کسی طریقے سے جو ہندو آئیڈیالوجی ہے اس کے قریب کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی جو ہے نا بس مطلب ہندو مذہب کے اندر آ جائیں۔ اور ایکچولی تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، ویسے کانگریس کی آفیشیل پالیسی یہ نہیں تھی۔ کانگریس کی جب حکومت بنی تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمانوں کو سائیڈ لائن کریں گے، یہ ان کا آفیشیل وہ نہیں تھا، مطلب پالیسی کہیں یا بیانیہ کہیں، نہیں۔ لیکن انڈائریکٹلی اندر کھاتے ان کا یہی معاملہ چل رہا تھا، کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو نا ذرا سائڈ پہ کر دو، ان کو پیچھے دھکیل دو، اور کسی طریقے سے ہندو آئیڈیالوجی کو اوپر لے کے آؤ۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی۔ ایون کہ جو اسمبلیز ہیں، اسکولس ہیں، انسٹیٹیوشنس ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کو زبردستی کہا جاتا تھا کہ جی یہ وندے ماترم پڑھیں۔ ہر جو بھی ایونٹ ہوتا تھا، چھوٹا بھی اسپورٹس کا، تو یا وندے ماترم کی نا وہ جو ملی نغمہ تھا ان کا نیشنل سانگ تھا، وہ اس کو پڑھتے تھے، اور سب کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، آج بھی بھارت میں پڑھتے ہیں۔ تو کیونکہ وندے ماترم صرف اور صرف ہندو ریلیجن کو یعنی کہ وہ شو کرتا ہے، اس میں مسلمان، کرسچن، سکھ، دوسرے مذاہب کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس سے ایک محسوس یہی ہوتا ہے کہ یار مطلب ہندوستان میں دوسری قومیں بھی تو رہتے ہیں، صرف یہ اپنے ہندو لوگ، یہ وندے ماترم تو صرف یہ ہندوؤں کو مطلب ریفلیکٹ کرتا ہے نا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ تیسرا، دا وردھا اسکیم، نئی تعلیم، بیسک ایجوکیشن۔ جناب ہوا یہ تھا کہ کانگریس کی جب حکومت بنی تو انہوں نے ایک اسکیم لے کے آئی، وردھا اسکیم۔ وردھا ایکچولی ایک شہر ہے انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ایک کانفرنس بلائی گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایجوکیشن پالیسی بنائیں۔ تو اس ایجوکیشن پالیسی کا نام رکھا گیا وردھا اسکیم، جس کو نئی تعلیم اور بیسک ایجوکیشن۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کانگریس کی حکومت نے کیا کیا کہ جناب ایک ایسا پروگرام لے کے آئے، ایجوکیشنل پروگرام اسکولس کے اندر، اور اس میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ جی سارے اسکولس کے اندر صرف اب ہندی پڑھائی جائے گی، نہ فارسی پڑھائی جائے گی، نہ عربی پڑھائی جائے گی، نہ اردو پڑھائی جائے گی، نہ انگلش، آپ کو صرف اور صرف ہندی پڑھائی جائے گی۔ ایون کہ اور جو مذہبی تعلیمات ہیں،
جس طرح ہمارے ہاں آج بھی دیکھیں نا اسکولس کے اندر اسلامیات دینیات پڑھائی جاتی ہیں نا بچوں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس پہ پابندی ہے، آپ نے کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں پڑھانا، صرف اور صرف یہ جو ہے نا ہندی میں سارے سبجیکٹ پڑھانے اور کوئی بھی ریلیجس تعلیم نہیں دینی۔ اب اس سے یہ ہوا، اس سے ایک مقصد یہ ہوا کہ بھائی اس تعلیم کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ کسی طریقے سے جو ہندو آئیڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے اور باقی چیزیں نہ پڑھائی جائیں، اور بچوں کو فورس کیا گیا اور ان کے اوپر یہ بھی پابندی لگائی گئی تھی کہ جی اگر آپ نے اسکول کے اندر آنا ہے، کالج کے اندر آنا ہے، تو گاندھی صاحب کا جو پورٹریٹ ہے، ان کی جو تصویر ہے، اس کے نیچے آپ نے اس کو سجدہ کرنا ہے، بو کرنا ہے، جھکنا ہے۔ تو بھائی مسلمانوں نے کہا یار وہ آپ کا لیڈر ہے کانگریس کا، ہمارا تو لیڈر نہیں ہے نا بھائی، ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں، آپ سب کو کیوں فورس کر رہے ہیں کہ یہ نا وہ ہندی میں پڑھیں، کیوں ہندی میں پڑھیں بھائی، اب ہمیں آپشن دیں، اور جو ہندی میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہندی میں پڑھے، جو اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں اردو میں پڑھے، یہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ریلیجیس ایجوکیشن پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، کوئی مدرسوں میں نہیں پڑھایا جائے گا، کوئی قرآن پاک نہیں پڑھایا جائے گا، یہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ اس ساروں کا مقصد یہی تھا کہ بھائی کسی طریقے سے مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو جو ہے نا خراب کیا جائے، اور صرف ہندو آئیڈیالوجی اور ہندو جو نظریہ ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جناب تیسرا کام یہ ہوا، جب کانگریس کی حکومت تھی نا ان 2 سالوں میں، تو ہم جو ریلیجیس پریکٹس ہوتی تھی نا، مسلمانوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو بڑا ڈسٹرب کرتے تھے۔ مثلاً ایک بک ہے ہسٹری اینڈ کلچر آف پاکستان جو نیگل کیلی نے لکھی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ایون کہ یہ بھی پابندی لگائی گئی تھی ان 2 سالوں کے اندر کہ بھائی جو گائے ہے اس کے اوپر پابندی تھی کہ جی آپ نے اس کو ذبح نہیں کرنا، اس کا گوشت نہیں کھانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندو مذہب کے اندر گائے جو ہے نا ایک مقدس جانور ہے، اور اس کا گوشت کھانا یا اس کو ذبح کرنا منع ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر ایسی نئی چیز، تو ایک یہ چیز منع کر دی گئی۔ اور ایون کہ دوسرا یہ بھی کیا کہ جب اذان ہوتی تھی تو یہ ڈسٹرب کرتے تھے لوگوں کو، جب لوگ نماز پڑھتے تھے تو جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے ان کے اوپر پتہ نہیں کون کون سی گندی گندی چیزیں پھینکی جاتی تھیں، سور کی کھال پھینکی جاتی تھی، مطلب ڈسٹرب کیا جاتا تھا، مسلمان بیچاروں کو عبادت نہیں کرنے دی جا رہی تھی۔ تو یہ کب ہوا؟ یہ تب ہوا جب کانگریس کی حکومت تھی۔ حالانکہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کہتا ہوں کہ یہ ان کا آفیشیل وہ نہیں تھا پالیسی، ٹھیک ہے، بظاہر آفیشیل کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، انہوں نے کوئی ایسا وہ اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اندر کھاتے ان کا یہی تھا پروگرام کہ کسی طریقے سے بھائی ان لوگوں کو تنگ کرو تاکہ یہ جو ہے نا یا تو ہمارے مذہب میں آ جائیں یا کہیں سے ادھر ادھر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جی مسلمانوں کو اینٹی سوشل ایلیمنٹ کی وجہ سے ڈرایا گیا، بہت انسیکیور تھا، اور مسلمانوں کا جو ایمان تھا اس کو ڈسٹرب کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، مسلمانوں کو اس طرح کے جو ہے نا حقوق نہیں ملے، نہ ان کے ساتھ وہ کاروبار کیا جاتا تھا، نہ ان کو وہ جابس دی جاتی تھیں سرکاری، مطلب ان کو ہمیشہ نا سیکنڈ سٹیزن کی طرح ڈیل کیا جاتا تھا، جیسے وہ بالکل مطلب سیکنڈ لوگ ہیں، وہ انسان ہی نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا، اور ایون کہ کانگریس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کے اوپر اٹیک ہوتا تھا، ان کی پراپرٹیز کو جلایا جاتا تھا، کوئی بھی اگر مسلمان آواز اٹھاتا تھا حکومت کی طرف سے، حکومت کو کوئی کرٹیسائز کرتا تھا، پروٹیسٹ کرتا تھا، اس کو جناب جو ہے نا وہ اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے۔ تو اس طرح تو مطلب بہت سارے معاملات ہو گئے، اب ہمیں مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا اس 2 سال جو حکومت ہوئی تھی کانگریس نے۔ اچھا جی، اب ایک اور پوائنٹ ہے، اب ہوا کیا اس کے بعد جناب، جو مسلمانوں نے ریئلائز کروایا، کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جنہوں نے کانگریس کو ووٹ دیا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی ہم سے بڑی غلطی ہوگی، اب ہمیں ایک الگ ملک چاہیے، اور اب سب نے پھر کیا کیا، سب نے مسلم لیگ کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور مسلم لیگ نے بھی کہا کہ یار یہ تو بڑا مطلب ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، ہمیں تو کیونکہ اس سے پہلے کانگریس کا نا، کانگریس تھی تو اگینسٹ ہماری مطلب اگینسٹ تھی پارٹی، لیکن اس کا اصل چہرہ ہمارے سامنے آیا ہی نہیں تھا، لیکن جب اس کو حکومت ملی نا 2 سال کے لیے تو اس میں وہ ایکسپوز ہو گئی، کانگریس ایکسپوز ہو گئی، اور مسلم لیگ نے کہا بھائی اب تو بھائی جو بھی ہے اب ہم اپنا نیا ملک بنا کے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آخرکار جناب پھر مسلمانوں نے مزید محنت شروع کی، اور آپ کو پتہ ہے جب کانگریس کی حکومت ختم ہوتی ہے 1940 کے اندر، لاہور کے اندر منٹو پارک کے اندر ایک اجلاس بلایا جاتا ہے اور ایک ریزولیشن پاس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، لاہور ریزولیشن کے نام سے جو بڑا مشہور ہے، تو اور اس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی جان اب ہم نے نا ایک نیا ملک چاہیے، اور اس کے اندر ہم نے لکھا کہ بھائی یہ جو علاقے ہیں جہاں پہ مسلمان کی میجورٹی ہے وہاں پہ مسلمانوں کو ایک نیا دیش بنا کے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ 22 دسمبر 1939 کو جب کانگریس کی حکومت ختم ہو گئی تو اس دن کو ہم نے ڈے آف ڈیلیورنس کا ایز اے اس کو سیلیبریٹ کیا، اور مسلمانوں نے بڑا شکر ادا کیا کہ شکر ہے بھائی ان کی حکومت ختم ہوئی اور ہماری جان چھڑی۔
अब उसके बाद एक हेडिंग है ज़रा भाई, आखिरकार कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने हुकूमत क्यों छोड़ी। अब सिर्फ 2 साल के अंदर कौन हुकूमत छोड़ता है। उसकी वजह ये हुआ था कि आपको पता है कि 1939 के 9 सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई थी और इंग्लैंड जो यूके वाले ब्रिटिश राज वाले वो बिज़ी हो गए और उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को एतमाद में लिए बगैर इंडियंस यानी इंडिया के रहने वाले जो भी लोग थे हिंदू मुसलमान, उनको एतमाद में लिए बगैर जनाब वर्ल्ड वार 2 के अंदर कूद गई और जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया। तो इससे एतराज़ उठा और कांग्रेस ने कहा कि भाई आप हमसे पूछते ही नहीं है, अब हम इस मुल्क के देश हैं, हम यहाँ पे हुकूमत बनाई हुई है, आपने तो हमें लिफ्ट ही नहीं करे, आप अपनी तरफ से जंग लड़ें और हमारे लोगों को उठा के लेके जाते हैं कि चलें जी उनके साथ जंग लड़ें। ये का मामला हुआ। तो जनाब कांग्रेस का और ब्रिटिश राज का इस बात पे फटा पड़ गया, ये आपस में इनकी हो गई लड़ाई। जब लड़ाई हो गई तो कांग्रेस ने कहा कि भाई हमने फिर हुकूमत नहीं करनी, हम जा रहे हैं। तो ब्रिटिश राज ने कहा चलो ठीक है जाओ तो जाओ। तो इसी तरीके से भाई कांग्रेस और ब्रिटिश राज की जब आपस में लड़ाई हो गई इस मामले के ऊपर कि आपने हमें बताया क्यों नहीं, आप वर्ल्ड वार 2 में जा रहे हैं और आपने जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया। क्योंकि भाई जो ब्रिटिश राज के पास जो फ़ौज थी उसमें सिर्फ गोरे थोड़ी थे, उसमें तो मुसलमान भी थे, उसमें तो हिंदू भी थे, उसमें तो तकरीबन आधी जो फ़ौज थी वो इंडियंस की होती थी। क्योंकि सब कोशिश करते हैं कि कोई जो है ना ब्रिटिश राज की फ़ौज का हिस्सा बन जाए, क्योंकि फिर आपको पता है कि आपको उस ज़माने में वो जॉब बड़ी सिक्योर होती थी, आपको वजीफ़ा भी मिलता था, आपकी फैमिली भी बड़े प्रोटेक्ट रहती थी। इस तरह इस मामले के ऊपर इनकी आपस में लड़ाई होगी और कांग्रेस ने एहतजाजन रिज़ाइन दे दिया। लेकिन इस रिज़ाइन से मुसलमानों को बड़ा सुकून मिला, बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा चलो जी जान छुट्टी। तो दोस्तों ये तकरीबन 27 माह का जो कांग्रेस का रूल था, इससे हमें ये पता चला कि जो कांग्रेस है ना बाज़ाहिर खुद को कहती है कि मैं सेकुलर हूँ, मैं मुसलमानों का भी ख्याल करूँगी जब हुकूमत में आऊँगी, तो भाईजान वो एक्सपोज हो गए। ये तो बिल्कुल एक कंज़र्वेटिव और एक्सट्रीमिस्ट हिंदू लोग थे जो सिर्फ़ और सिर्फ चाहते थे कि इस इंडिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू रहें, मुसलमानों को ये उनको लिफ्ट ही नहीं कराई। और 2 सालों में जो मुसलमानों का उन्होंने हशर किया, ना नमाज़ पढ़ने देते थे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे तो जनाब सुअर की खाल फेंक देते थे, और इवन के उन स्कूलों के अंदर हिंदी पढ़ाई जाती थी, ज़बरदस्ती कहा जाता था जाओ जी गांधी की जो है ना तस्वीर के नीचे जो है ना सजदा करो, उनका उसको बो डाउन करो। और जनाब इसके अलावा जो है ना उनको राइट नहीं दिए जाते थे, ना पॉलिटिकल राइट थे, ना प्रॉपर्टी का राइट थे, ना सोशल राइट थे। तो भाईजान ये कौन सी हुकूमत थी। तो हमें तो लग पता गया कि भाई ये कांग्रेस वाले तो टोपी ड्रामा करते थे। हमें वैसे मुस्लिम लीग को पहले अंदाज़ा था कि ये लोग कांग्रेस ठीक नहीं है। हमारी उस वक्त 2 बंदों से लड़ाई हो रही थी, ब्रिटिश से भी लड़ाई थी, कांग्रेस से भी। लेकिन जब कांग्रेस ने हुकूमत बनाई तो हमारी तो आंखें खुल गई कि अरे यार ये तो वाकई बड़े, मतलब हमें पहले शक था, अब तो हमें यकीन हो गया। और उसके बाद जनाब फिर हमने मज़ीद स्ट्रगल की। इवन के कायदे-ए-आज़म साहब के लिए भी कहा जाता था कि पहले वो ना सिर्फ़ और सिर्फ यूनाइटेड इंडिया की बात करते थे। वो कहते थे कि हम हिंदुस्तान में रह के ही मुसलमानों को अलग से हुकूक मिले। लेकिन जब कांग्रेस ने हुकूमत बनाई तो उन्होंने कहा भी ना जी ना, अब तो भाई एक अलग मुल्क चाहिए, अलग हिस्सा चाहिए, अलग देश चाहिए, हमें इनके साथ रह के हकूक़ नहीं चाहिए। अब हम अपना एक अलग मुल्क बनाएंगे जहाँ पे हम अपनी आज़ादी से इबादत करेंगे। तो दोस्तों इनकी जो 27 माह की हुकूमत थी इससे ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई, और मुसलमानों को भी पता चल गया कि भाई ये जो कांग्रेस के लीडर्स हैं अगर ये हुकूमत में आ गए दोबारा तो ये हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे। हमने मज़ीद स्ट्रगल अपनी तेज़ की और इस तरीके से फिर इनकी 2 साल की हुकूमत की वजह से हमने मज़ीद कोशिशें तेज़ कर दी और हमने बिलाखिर फिर आपको पता है 1947 में पाकिस्तान बन गया सिर्फ 10 साल के बाद। दोस्तों ये था आज का टॉपिक कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा इसके मुतल्लिक आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।